सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोयला बाजार क्षेत्र में किराने की दुकान में चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग का धंधा। तेज धमाके से लगी आग ने ले ली 2 की जान। बाबतपुर के सगुना फ्लाईओवर पर वीर बहादुर सिंह की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। पुरानी पेंशन बहाली हेतु पूर्वोत्तर रेलवे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बाहर भूख उपवास रखकर धरना दिया। और मेगा साइक्लोथॉन के तहत एनसीसी की 14 लड़कियों का दल पहुंचा वाराणसी, किया गया अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार से। कोयला बाजार क्षेत्र में किराने की दुकान में अवैध गैस रिफिलिंग का धंधा चल रहा था। वहां तेज धमाके के साथ लगी आग ने 2 लोगों की जान ले ली। आदमपुर थाना क्षेत्र के कोयला बाजार इलाके में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में आग लग गई। 2 मंजिला मकान में नीचे बनी दुकान में धमाके के बाद आग लगने से जब लोगों को यह पता चला कि यहां अवैध घरेलू गैस रिफिलिंग का काम होता है तो लोग अनहोनी से घबरा गए। वहीं सूचना पर पहुंची आदमपुर पुलिस और फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया तो अंदर 2 शव झुलसे हुए मिले। शवों को पुलिस ने मोर्चरी भेजा है। FSO फायर स्टेशन ने बताया कि इस दुकान में गैस सिलेंडर रिफिलिंग और बेचने का काम होता है। यहाँ विस्फोट के बाद आग लगी थी। इसमें 2 लोग जो काम कर रहे थे उनकी मौत दम घुटने और जलने से हो गई। धमाके के साथ लगी आग मिले 2 शव के इस संबंध में कोतवाली फायर स्टेशन के FSO सतीश कुमार चिंकारा ने बताया कि कोयला बाजार में एक दुकान में आग लगी थी। यहाँ गैस सिलेंडर बेचने और रिफिलिंग का काम होता था। धमाके के बाद यहां आग लगी थी। तेजगंज से भी फायर ऑफिसर आए हैं। यहां आग पर बहुत कम समय में काबू पा लिया गया, पर यहां धुआं बहुत ज्यादा भरा हुआ था। हम जब अंदर गए तो अंदर 2 बच्चे मृत अवस्था में मिले हैं। उनकी मौत दम घुटने और जलने से हुई है। उनके शव को बाहर निकालकर मंडलीय चिकित्सालय भिजवाया गया है। फिलहाल मौके पर आदमपुर पुलिस मौजूद है और आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। फायर ऑफिसर के अनुसार रिफिलिंग के दौरान आग लगने से हादसा होना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल हम जांच करवा रहे हैं। वहीं इस दौरान मोहल्ले में हड़कंप की स्थिति रही। आग लगी थी और गैस सिलेंडर बेचने का और रिफिलिंग का काम करते हैं लोग, उसमें भी विस्फोट हुआ। जैसे विस्फोट हुआ सूचना मिली हमको तो तुरंत ही गाड़ी लेकर मौके पहुंचे। हम 2 चेतगंज से भी फायर ऑफिसर आए और मैं कोतवाली से आया। उसके बाद आग बुझाने की प्रक्रिया शुरू करी। आग बुझा दी गई। तो फिर आग बुझाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन ये है कि धुआं बहुत ज़्यादा भर गया था। उसमें जो 2 आदमी पर 2 बच्चे काम कर रहे थे वे दोनों मर्द हो गए, क्योंकि मैंने ही डेड बॉडी निकलवाई है। ऊपर चढ़ के खुद मैं ही लेकर आया हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो ये धुएं से, घुटने से और जलने से 2 बच्चों की मृत्यु हुई। बाबतपुर के सगुना फ्लाईओवर पर वीर बहादुर सिंह की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। बाबतपुर सगुना फ्लाईओवर पर प्राइवेट कंपनी के रिकवरी एजेंट वीर बहादुर सिंह की हत्या में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस टीम ने दबोचा है। इसका खुलासा डीसीपी वर्ना जोन प्रबल प्रताप सिंह ने आरोपियों को मीडिया के सामने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किया। यह सफलता फूलपुर और क्राइम ब्रांच को हाथ लगी है। पुलिस टीम के डीसीपी ने 25,000 नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। डीसीपी गोमती जोन प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कसैयावर व महिला प्रयागराज निवासी रामसूरत सिंह और भरत सिंह हैं। आरोपी रामसूरत सिंह वाहन स्वामी के भाई और चालक हैं। इनके नाम से लाइसेंस रिवॉल्वर है। जब वीर बहादुर ने गाड़ी रोकने को कहा तो ड्राइविंग सीट पर बैठे राममूरत ने रिवॉल्वर से वीर बहादुर के सिर में गोली मार दी। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस को लाइसेंसी रिवॉल्वर, 1 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस के अलावा घटना में शामिल कार बरामद किया है। घटना के दिन रिकवरी एजेंट वीर बहादुर सिंह की कार उनका साथी धमापुर निवासी सूरज चला रहा था। सूरज के मुताबिक बाबतपुर फ्लाईओवर से पहले बदमाशों की कार वीर बहादुर ने रुकवाई थी। किस्त बकाया होने की जानकारी दी। इसके बाद बदमाश कार लेकर आगे बढ़ गए। 100 मीटर आगे दोबारा कार ओवरटेक कर रोक ली। वीर बहादुर ने खिड़की के पास पहुंचकर चालक से कहा, किस्त दो या कार जमा कराओ। इतनी ही बात हुई कि ड्राइविंग सीट पर बैठे बदमाश ने कार का शीशा नीचे करते हुए कहा, पैसा तो नहीं मिलेगा, ये लो गोली, और पिस्टल से सीधे सिर में गोली मार दी।
भरत सिंह, इसकी गाड़ी को राम सूरत नाम का उसका बड़ा भाई चला रहा था, जिसके द्वारा अपने 32 बोर के रिवॉल्वर के द्वारा क्रोध में आकर के जब गाड़ी रोकी गई, गोली चला दी गई और यहाँ से ये फरार हो गए थे। इस गाड़ी में कुल मिलाकर 3 मुलजिमान सवार थे। अभी 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई है, भरत सिंह एवं राम सूरत की। राम सूरत के कब्जे से एक रिवॉल्वर 32 बोर का बरामद हुआ है, जिसमें खोखा कारतूस जो कि मौके पर चलाया गया था वह, और इसके अलावा 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक गाड़ी जो कि इनके द्वारा प्रयोग की गई थी वह बरामद हुई है, और भरत सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जो इसका भाई है, जिसके नाम पर यह गाड़ी थी। इसके द्वारा सबूतों को नष्ट करने के लिए गाड़ी को छुपाने का प्रयास किया गया और वेपन छुपाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जो 2 मुलजिम हैं उनके नाम प्रकाश में आए हैं, जिनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। रामनगर में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत तीसरे दिन क्षेत्रीय लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। रामनगर में सड़क चौड़ीकरण के तहत जद में आने वाले मकानों के तोड़फोड़ का सिलसिला पीडब्ल्यूडी द्वारा मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही अभियान का शुभारंभ 2 मंजिले इमारत के ध्वस्तीकरण के साथ किया गया, इसके बाद ही मौके पर क्षेत्र के लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान डीसीपी आरएस गौतम सहित मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी पहुंच गए, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग इस बात पर अड़े रहे कि चौड़ीकरण अभियान के तहत मनमानी की जा रही है। निर्धारित माप के बाद भी तोड़फोड़ की जा रही है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको विभाग ने मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन उनके अकाउंट में मंगलवार तक जब कोई मुआवजा नहीं आया तो यह लोग भी प्रदर्शन स्थल पर इकट्ठा होकर विरोध करने लगे। कुछ पीड़ितों का यह भी कहना था कि प्रशासन ने उनको उनके सामानों को घर से नहीं निकालने दिया और उनके मकानों को ढहा दिया। उनका यह भी कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि मुआवजे पर सहमति के बाद ही डिमोलेशन की कार्यवाही की जाए। उग्र प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, लेकिन प्रदर्शनकारी मौके पर अड़े रहे। अंत में उच्च अधिकारियों रामनगर थाने पर मीटिंग कर आगे की कार्यवाही पर विचार विमर्श करने लगे। समाचार संकलन तक मीटिंग जारी थी। यहाँ पर हम लोग को सूचना ये मिली थी पीडब्ल्यू विभाग से कि आप लोग का खतौनी वाली ज़मीन है, खतौनी वाला मकान है, आप लोग को मुआवजा दिए बिना आप लोग को ऊपर पर मकान पर हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो 4 दिन पहले अगर यहाँ के लोग नापी किए हैं। नापी करने के बाद में इन लोगों ने कहा कि आपको टोकन मिलेगा, 24 घंटे के बाद पैसा आपको ट्रांसफर हो जाएगा। जो 3 दिन हो गए अभी तक भी खाते में पैसा कुछ नहीं आया है, न किसी प्रकार में सूचना मिली है। अब ये तारीख भी बोल रहे हैं घरिए मत आके दिन देख लीजिए, आज आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिसका खतौनी वाले की ज़मीन है, मकान है, वो सब नाराज हैं, अभी तक पैसा उन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ। उसके लिए हमारा काम अगर आप रोक रहे हैं तो हमारा अनुरोध है कि ये अच्छा स्टैंड नहीं है। आप नहीं सर, हम आपका काम ये नहीं रोक रहे हैं, अच्छा स्टैंड नहीं, हम आपके सहयोगी हैं। बस ये है कि हमको नहीं, इस अभी तरह आप डिस्प्लेस न नहीं, करें। आप सहयोगी हो, नहीं, आप सहयोगी हैं तो रहिए। सहयोगी हैं तो सहयोगी दिखना चाहिए ना। नहीं सर, हम आपके हमारी साथ हैं। जेसीबी मशीनें खड़ी है, पूरी मशीनरी खड़ी है, हम आप काम नहीं करने दे रहे हैं। इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोग अब तक अगर वो लीज सार्वजनिक कर दिए होते तो हम लोग अपना मकान तोड़ लिए। ये लीज कुछ बताई नहीं किसको मिलना, किसको पहले करें, किसी को नहीं मिलेगा, फिर कहे कि नहीं जो पेटिशनर उनको मिलेगा। पुरानी पेंशन बहाली हेतु पूर्वोत्तर रेलवे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के समक्ष कर्मचारियों ने उपवास रखकर धरना दिया। जेप्रॉप्स एवं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर आज मंगलवार को पुरानी पेंशन बहाली की लंबित मांग को लेकर एनी रेलवे मजदूर यूनियन, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, प्राथमिक माध्यमिक जूनियर उच्च शिक्षा संघ, पेंशनर्स कल्याण संस्था सहित एनसीजेए के अन्य घटक संगठनों द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर सुबह 9 बजे से क्रमिक उपवास के आंदोलन के दूसरे दिन आंदोलन जारी रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मथुरा तिवारी, मंडल अध्यक्ष एनी रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा किया गया तथा संचालन एनबी सिंह व राणा राकेश द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आंदोलन के आखिरी चरण हड़ताल के पूर्व भूख उपवास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सभी को संबोधित करते हुए एनी रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल मंत्री एनबी सिंह ने कहा कि अगर सरकार हमारी इस पुरानी पेंशन योजना बहाली की जायज मांग को नहीं मानती है तो सीधे तौर पर हड़ताल पर जाने का काम होगा। इसका चाहे कुछ भी परिणाम हो, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए सरकार को अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय दिया है।
श्री सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार से विगत 10 वर्षों से मांग करता आ रहा है और ध्यानाकर्षण हेतु रामलीला मैदान पर लाखों की संख्या में रैली करते हुए आज हड़ताल के पूर्व भूख उपवास कार्यक्रम कर धरना दे रहा है। परंतु केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल न किया जाना निंदनीय व खेदजनक है। जिला संयोजक एवं जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद शशिकांत श्रीवास्तव एवं सुनील सिंह, मंडल सचिव नार्दन रेलवे मेंस यूनियन ने संयुक्त रूप से कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब तक शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन के आखिरी पड़ाव कार्य ठप हड़ताल किए जाने की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं और जब भी NCJA आह्वान होगा, राज्य सरकार के सारे कर्मचारी संगठन सरकारी काम से विरत होने का काम करेंगे। इस अवसर पर सुनील कुमार सिंह, सचिव नार्दन रेलवे मेंस यूनियन दिवाकर द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मंडल मंत्री शशिकांत श्रीवास्तव, संयोजक एवं जिलाध्यक्ष श्यामराज यादव, जिला मंत्री सुधांशु सिंह, संप्रेक्षक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अतुल कुमार सिंह, अध्यक्ष रोजगार सेवक संघ उपेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ चंदौली कन्हैया सिंह आदि लगभग 200 कर्मचारी शिक्षक पेंशनर्स भूख उपवास रखे। 3000, 4000, 2000 ऐसे पेंशन लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये भी कानून एक तरीके से कह लिया जाए कि ये काला कानून है, ये काली योजना है। इस योजना को रोकने के लिए सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए अब स्थिति कुछ अलग ऐसी बन रही है कि रेल का चक्का जाम होगा, उत्तर प्रदेश के सारे कार्यालय में कामकाज ठप होंगे। जितनी योजनाएं सरकार की चल रही उसका लाभ अब जनता को कुछ दिनों के लिए अगर हम लोग हड़ताल करेंगे तो इनको भी प्राप्त नहीं होगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग व पिरामल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत अराजी लाइन में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान व राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को जनपद के अराजी लाइन ब्लॉक के नरसड़ा ग्राम में टीबी मुक्त पंचायत अभियान के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर स्वास्थ्य विभाग व पिरामल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। वाराणसी के सभी 8 ब्लॉक में टीबी मुक्त पंचायत अभियान का कार्य निरंतर संचालित किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अराजी लाइन के अधीक्षक डॉक्टर नवीन सिंह के नेतृत्व में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में टीम ने 83 लोगों की जांच की, जिसमें 21 व्यक्तियों में संभावित टीबी के लक्षण पाए गए। इन सभी व्यक्तियों को स्क्रीनिंग व जांच के लिए रेफर किया गया। इस दौरान डॉक्टर नवीन सिंह ने कहा कि टीबी के जीवाणु रोगी के खांसने, छींकने और थूकने से हवा में फैल जाते हैं और सांस लेने से स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस अभियान में टीबी के लक्षण युक्त सभी व्यक्तियों को जांच अवश्य करानी चाहिए। उन्होंने सभी सहयोगी संस्थाओं से अपील की है कि समस्त ग्राम पंचायतों पर स्क्रीनिंग, जांच, निदान व संपूर्ण उपचार पर पूरा जोर दें। इसके साथ ही ग्राम प्रधान, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, पंचायत सचिव व सहायक समेत आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर समुदाय में लोगों को जागरूक करें। इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार, NSS से आनंद सिंह, अवनीश चंद पटेल, पिरामिड फाउंडेशन टीम व NSS के छात्र, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध में यूपी का पहला स्थान है। पूरे देश में अपराध का ग्राफ 15% बढ़ा है। पूरा प्रदेश अपराध की आग में जल रहा है। अपराधी बेखौफ होकर प्रतिदिन अपराधों को अंजाम देते रहे हैं। वर्ष 2023 NCRB रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में होने वाले अपराधों में 15% अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। हालात कितने बदतर हो गए हैं, इसकी सिर्फ 2 वानगी देखिए। एक, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां दिनांक 2 नवंबर 2023 को IIT BHU की छात्रा का 3 लड़कों द्वारा जबरन गन पॉइंट पर उसकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाया गया एवं दुष्कर्म किया गया। दिनांक 3 नवंबर को ही कांग्रेस अध्यक्ष
अजय राय जी ने बताया था कि इस घटना में भाजपा के लोगों का हाथ है। इस पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। दिनांक 5 नवंबर को सीसीटीवी फुटेज से लड़कों की पहचान कर ली गई। 8 नवंबर को पीड़िता द्वारा भी उनकी पहचान कर ली गई। आरोपियों की पुष्टि होने के पश्चात भाजपा द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भेज दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद भी उनको गिरफ्तार करने में 2 महीने क्यों लगे? क्या 5 राज्यों में चुनाव के कारण भाजपा आरोपितों को बचा रही थी? अगर छात्रों और कांग्रेस अध्यक्ष का इतना दबाव न होता तो शायद आरोपित पकड़े भी नहीं जाते। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है और दुर्भाग्य यह है कि ये घटना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। दूसरी घटना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र गोरखपुर की है, जहां विनोद उपाध्याय को सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा कथित मुठभेड़ में मार दिया गया। ये बात आईने की तरह साफ है कि गोरखपुर के रहने वाले विनोद उपाध्याय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने विरोधी रहे हैं। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विनोद उपाध्याय पर शिकंजा बढ़ता गया और क्रमशः उन पर इनाम की धनराशि भी मामले को गंभीर दिखाने के लिए बढ़ाई गई। यह मुठभेड़ व्यक्तिगत कुंठा और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित है और योगी सरकार का एक जाति विशेष विरोधी चेहरे को उजागर करती है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करती है। 31 दिसंबर को आनंद फानंद में गिरफ्तारी की जाती है। सवाल ये है कि अब तक अगर वो जितने दोषी हैं उससे ज़्यादा दोषी उनको बचाने वाले हैं, तो एक तो जो लोग दबाने का बचाने का इस घटना को प्रयास किए और वो भी सामने आने चाहिए, इनको भी उसी दंड के तहत जेल भेजा जाना चाहिए। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर, क्योंकि सरकार से उम्मीद नहीं है, इसलिए हम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से उम्मीद करते हैं सरकार के ऊपर सो मोटो के तहत ये कार्रवाई करे, इसकी जांच बैठावे। मेगा साइक्लोथॉन के तहत एनसीसी की 14 लड़कियों का दल वाराणसी पहुंचा। नारी शक्ति सम्मान के तहत सेवन यूपी नेवल एनसीसी बीएचयू इकाई के 14 महिला कैडेट्स 20 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी से दिल्ली तक साइकिल यात्रा पर निकले हैं। मंगलवार को वाराणसी पहुंचने पर सेवन यूपी नेवल एनसीसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्राउंड सहित कई स्थानों पर महिला साइकिल यात्रियों का नागरिक अभिनंदन किया गया। मेगा साइक्लोथॉन में भाग लेने वाली 14 महिला कैडेट प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। मेगा साइक्लोथॉन का नेतृत्व कर रहे हैं कर्नल अंजन सेन गुप्ता एवं कमांडेंट ऑफिसर राहुल मिश्रा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के तहत 24 दिसंबर को गुवाहाटी से 14 महिला सदस्य साइकिल से गुवाहाटी से दिल्ली तक निकली हैं। इसी के तहत सोमवार को वह वाराणसी में पहुंची और मंगलवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एनसीसी के ग्राउंड पर उनका अभिनंदन किया गया। एक दिन का विश्राम लेने के पश्चात वह 11 तारीख को सुबह प्रयागराज होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। कमांडेंट ऑफिसर राहुल मिश्रा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं को एनसीसी से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर यात्रा निकाली जा रही है। इस अवसर पर सीमा पांडे, गोपाल पांडे, डॉक्टर विजय पाराशर आदि उपस्थित थे। 24 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी से फ्लैग ऑफ हुए हैं, जिसमें गवर्नर आसाम के श्री गुलाब चंद कटारिया जी ने हमें राजभवन, आसाम के राजभवन से हमको फ्लैग ऑफ किया। वहाँ से हम आसाम, वेस्ट बंगाल और बिहार कवर करने के बाद अभी यूपी पहुँच गए हैं। आज हम वाराणसी पहुँचे हैं। अभी तक हमने तकरीबन 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है और तकरीबन 1000 किलोमीटर और हमारा बाकी है। इसके बाद हम यहाँ से हम प्रयागराज होते हुए लखनऊ, आगरा और होते हुए मथुरा होते हुए हम दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में 28 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमें पीएम रैली वाले दिन हमें फ्लैगिंग इन करेंगे। टोटल ये जो डिस्टेंस है ये 2107 किलोमीटर का है और ये लड़कियां ये वो कर दिखा रहे हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। एक एक दिन में ये 100 से ज़्यादा किलोमीटर को कवर कर रहे हैं। नमामि गंगे ने काशी में गौरी केदारेश्वर को श्री रामलला प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया। वह केदार धाम में जय सियाराम के उद्घोष से मंदिर प्रांगण को गुंजायमान किया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्ण अवसर पर मंगलवार को नमामि गंगे ने केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर महादेव की विधिवत आरती उतारकर सादर निमंत्रण दिया। निमंत्रण और आरती के दौरान गौरी केदारेश्वर का परिसर जय सियाराम के गगनभेदी उद्घोष से गूंज उठा।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राम राम, जय राजा राम, जय घोष से केदारनाथ का मंदिर राममय हो गया। स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने के आह्वान के साथ प्रभु श्री राम और भगवान शिव शंकर द्वारा किए गए प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण के संदेश को आत्मसात करने की अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि अयोध्या में एक नए स्वर्णिम युग का सपना साकार हो रहा है। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का यह महान अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को देवाधिदेव महादेव अत्यंत प्रिय है। हमने बाबा गौरी केदारेश्वर नाथ जी को सपरिवार निमंत्रण देकर भारत की सुख समृद्धि की कामना की है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, केदार मंदिर के महंत एवं पुजारी राजकुमार पांडे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु माताएं बहनें शामिल रहीं। गौरी केदारेश्वर जी से यह कामना की है कि हमारा भारतवर्ष निरंतर सुख और समृद्धि की ओर अग्रसरित होता रहे और हमारी नदियाँ निर्मलीकरण की ओर अग्रसरित होती जाएं। आज नमामि गंगे की ओर से हमने गौरी केदारेश्वर की आरती उतारकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्र के साथ उनसे यह आग्रह किया है, उनको निमंत्रण दिया है कि भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा समारोह में आप उपस्थित हों और पूरे परिवार के साथ उपस्थित हों। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।